Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 31st of August 2021. तो गाइज आज है तारीख 31 अगस्त 2021 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। नाउ ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तुवालू को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना, फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल, और आपने देखा होगा हाल ही में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर भारत ने एक गोल्ड जीता, भारत के लिए गोल्ड लेकर आया नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो के अंदर। उसके बाद आज के टाइम पर टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं और इस पैरालंपिक्स के अंदर कल भारत के लिए काफ़ी अच्छा दिन रहा है। कल बहुत सारे मेडल्स आए, इनफैक्ट यहाँ पर कल ही के दिन सिर्फ और सिर्फ 2 मेडल्स हम लोग को ये देखने को मिले, साथ ही साथ सिल्वर मेडल्स भी आए हैं, प्लस ब्रॉन्ज मेडल भी आया है भारत के लिए। तो आप कह सकते हो ये 2 गोल्ड मेडल लाने वाले 2 व्यक्ति कौन कौन हैं। एक हैं अवानी लेखारा, ये एक फीमेल हैं जिनकी पिक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे, शूटिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। उसके बाद दूसरे व्यक्ति हैं सुमित अंतिल, ठीक है, इन्होंने जावलिन थ्रो के अंदर ये गोल्ड मेडल जीता है। पैरालंपिक्स के अंदर ये मेडल्स जीते गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और ये पैरालंपिक्स क्या होते हैं आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में, बाकी सारे मेडल्स के बारे में भी हम लोग सारी चीज़ें कवर करेंगे, किस किस ने मेडल्स जीते हैं कौन कौन से सेक्टर के अंदर, आगे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए आगे थोड़ा सा वेट करना है, आगे डिटेल में आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एक बराबर में एक आर्टिकल देखने को मिल रहा है, आपको मालूम होगा अफगानिस्तान के अंदर जो आज के टाइम पर दिक्कतें चल रही हैं, एक ऐसी कंट्री बन चुका है जिसकी दुनिया भर में चर्चा हो रही है, ठीक है। सभी जगह पर कोई भी न्यूज़ चैनल खोल लो, कोई भी न्यूज़पेपर देख लो, हर जगह पर अफगानिस्तान फ्रंट पेज पर नजर आएगा। इनफैक्ट हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से अफगानिस्तान न्यूज़पेपर से गायब ही नहीं हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले। अभी क्या हुआ था, लगभग 2 बड़े बड़े बॉम्ब अटैक हुए थे काबुल एयरपोर्ट के बाहर, उसके बाद बहुत सारे लोगों की जान गई उस अटैक की वजह से। फिर उसके बाद दोबारा एक अटैक हुआ था, वो अटैक कौन सा हुआ था, कार में बहुत सारे बॉम्ब्स वगैरह एक्सप्लोसिव वगैरह विस्फोटक सब कुछ भरा हुआ था और वो कार काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, यूएसए ने उस कार को उड़ा दिया, ठीक है। अब उसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पे बवाल हुआ, एक तरीके से काफ़ी धमाका देखने को मिला है। अगेन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 5 रॉकेट अटैक देखने को मिले, फिर से लगभग आप कह सकते हो 5 रॉकेट फायर करे गए काबुल एयरपोर्ट पर। और ये बोला जा रहा है ये जो रॉकेट फायर करे गए हैं ये एक कार से रॉकेट फायर करे गए हैं, कार की भी बुरी हालत हो चुकी है। जो तालिबान फाइटर्स है वो एग्जामिन कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो डैमेज कार है ना, ये रॉकेट अटैक के बाद इसको देख रहे हैं सही से कि ये अटैक के बारे में थोड़े बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर पीस बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। और आज कौन सी तारीख है, आज है 31 अगस्त, ठीक है। तो आज क्या होने वाला है, जो यूएसए है वो अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको अफगानिस्तान से पूरी तरह से विड्रॉ करने वाला है, क्योंकि आज ये डेडलाइन है, आज आखिरी दिन है। तो हो सकता है आज भी कुछ हमें बवाल देखने को मिले, साथ ही साथ हो सकता है देखो आने वाले टाइम पर यूएसए तो यहाँ से विड्रॉ कर लेगा, उसके बाद ये अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री बन जाएगा जहाँ पर टेररिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया है। इनफैक्ट यहाँ पर यूएस हो गए, इनकी जो एलाइड फोर्सेस हो गई, इन्होंने लगभग इवैक्यूएट किया है 1,14,400 लोगों को, ठीक है, जिसको हम लोग 1,14,400 बोलेंगे। तो यहाँ पर इतने लोगों को वहाँ से वैक्यूएट किया गया, निकाला गया। और अब यहाँ पर बोला जा रहा है आज आखिरी दिन है यूएसए का। वहाँ पर यूएसए कब आया था अफगानिस्तान के अंदर, तो सितंबर 11, एक तरीके से आपको मालूम होगा 9/11 अटैक बोलते हैं, 11 सितंबर 2001 में जो ये अटैक हुआ था, उसके बाद यूएस ने एंट्री ली थी। नाउ अब यहाँ पर पूरी तरह से ये विड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा। बढ़ते हैं आगे अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आपको एक छोटा सा आर्टिकल ये नज़र आ रहा होगा, जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी,
इन्होंने मंडे में जो है एक कंप्लीट बैन लगा दिया है लिकर के ऊपर कि लिकर नहीं बेचा जाएगा, और मीट के ऊपर। अब ये कहाँ पर बैन लगाया गया है, तो मथुरा के अंदर इसको बैन किया गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि ये आर्टिकल हो सकता है वापस से न्यूज़ में कवर किया जाए, डिटेल में ये आर्टिकल इसको कवरेज मिल सकता है, उस वजह से आपको थोड़ा सा बेस क्लियर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबको डायरेक्ट कर दिया कि देखो जो भी यहाँ पर एक तरीके से सेल ऑफ लेकर होगा, मीट होगा मथुरा के अंदर, उसको बैन किया जाएगा। इन्होंने इन सब चीज़ों को सजेस्ट किया था और इन सब चीज़ों के ऊपर वर्क भी किया गया है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोगों को पढ़ना है कुछ यहाँ पर इसके अंदर, तो ऐसा कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा नहीं। उसके बाद हाँ, एक आर्टिकल ये वाला आता है जहाँ पर चर्चा हो रही है कि अभी आपको मालूम होगा, कल हमने डिस्कस किया था, कल या परसों हमने डिस्कस किया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो जलियांवाला बाग है, ठीक है, एक तरीके से यहाँ पर इसको रिनोवेट किया। अब रिनोवेट किया तो इसके बारे में क्या क्या चर्चा हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया हमारे नेशन को। 28 अगस्त की बात है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से ये क्या कि जलियांवाला बाग का जो नया लुक है वो डेडिकेट किया गया है हमारे नेशन को। और आपको मालूम होगा जलियांवाला बाग एक मैसेकर हुआ था, बहुत बड़ा हत्याकांड देखने को मिला था बहुत पहले हमारे हिस्ट्री में, काफ़ी लंबे समय तक ये यहाँ पर याद रखा गया है। आप देख पाओगे 13 अप्रैल 1919 की बात है, ठीक है, तब यहाँ पर यह मैसेकर हुआ था, उसको याद करते हुए ये एक मेमोरियल बनाया गया है ये जलियांवाला बाग के अंदर। तो बोला गया ना, ये जो नया लुक देखने को मिला है जलियांवाला बाग का, जो कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 28 अगस्त को डेडिकेट किया हमारे नेशन को, वो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री का डिस्टॉर्शन है। ये कोई नई चीज़ आप लेकर आ रहे हो, हिस्ट्री को रिस्टोर नहीं कर रहे हो, आप एक नई चीज़ लेकर आ रहे हो, ऐसा यहाँ पर हिस्टोरियंस का कहना है। एक तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि आपने नई चीज़ लेकर आए हो, आपने यहाँ हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है, ना कि आपने रिस्टोर किया है, ऐसा यहाँ पे हिस्टोरियंस का कहना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं, बट इंपॉर्टेंट क्या एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो है जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कशन किया है, और अभी हमने कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद डेली करंट अफेयर के अंदर बातचीत की। नाउ यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ ये जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है। ये आर्टिकल आपका जीएस पेपर 1 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री इंडियन नेशनल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया एक नया रिनोवेटेड जलियांवाला बाग कॉम्प्लेक्स का, एक म्यूज़ियम है अमृतसर पंजाब के अंदर, इसका उद्घाटन किया गया है। और आप कह सकते हो इसी को लेकर काफ़ी सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि आपने उद्घाटन किया है एक नए बाग का, आपने कोई यहाँ पर हिस्ट्री को वापस से रिस्टोर नहीं किया है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली। देन उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि देखो ये जो मैसेकर है, ये इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो कॉम्प्लेक्स है एक तरीके से मेमोरी के तौर पर देखा जाएगा, ये डेडिकेट किया गया है उन लोगों को जिन लोगों को मार दिया गया था इस हत्याकांड में। यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, आपको ध्यान रखना है। एक जनरल थे, ब्रिगेडियर जनरल रीगेनल्ड एडवर्ड डायर, इनके ऑर्डर पर यह सारा काम किया गया। ये जो ट्रेजेडी है इसको मैसेकर ऑफ अमृतसर भी बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। मैसेकर ऑफ अमृतसर और जलियांवाला बाग मैसेकर ये दोनों यहाँ पर एक ही नाम से कहलाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि ये जो मैसेकर था 1919 के अंदर जो ये हुआ है, ये कोई अकेला इंसिडेंट नहीं था, इसके आगे पीछे और भी बहुत सारे इंसिडेंट चल रहे थे, ठीक है, क्या जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 था। फिर उसके बाद आपको मालूम होगा रोलेट एक्ट के बारे में, तो यहाँ पर एक रोलेट एक्ट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था जिसको पास किया गया था 10 मार्च 1919 में। यहाँ पर क्या था, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, कि वो लोगों को एक तरीके से अरेस्ट कर सकती है बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी आप कह सकते हो ट्रायल के, या फिर मतलब उनके ऊपर एसिडिशन एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगाए जा सकते हैं, देशद्रोह के चार्जेस लगाए जा सकते हैं। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोलेट एक्ट के अंदर पास किया। और इसको ब्लैक एक्ट भी बोला गया, क्योंकि लोग जो है इस एक्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि बिना किसी आप चार्ज के, बिना किसी ट्रायल के लोगों को अरेस्ट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इनफैक्ट ये इसीलिए लाया गया था कि जो लोग हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ चीज़ें ना बोल पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को मिला। फिर 13 अप्रैल 1919 का ये दिन आया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्राउड था, लगभग 10,000 लोगों का ये क्राउड था, इसके अंदर मैन वेमेन बच्चे सभी लोग थे। सब लोग साथ में इकट्ठा हो गए जलियांवाला बाग में और रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 2 व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया जाए। वो 2 व्यक्ति कौन कौन है, वो हैं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जी, उसके बाद डॉक्टर सत्यपाल जी। इन लोगों को यहाँ पर रिलीज़ करने के लिए बोला गया इस क्राउड के द्वारा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये बात तो सुनी नहीं गई, लेकिन जो ये 2 प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये कौन थे जिनको रिलीज़ करने की बात की गई है, ये जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ये एक सिंबल थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी के, हिंदू मुस्लिम को मिलाकर चल रहे थे, ठीक है। और इन सब चीज़ों को देखते हुए एक पीसफुल प्रोटेस्ट रखा गया। ये जो पूरी भीड़ थी ना, इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट यानी शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में, जिसको ब्लैक एक्ट बोला गया है। और ब्लैक एक्ट में क्या हो रहा था, लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था बिना किसी ट्रायल के, लोगों के ऊपर सेडिशन एक्टिविटीज़ के चार्जेस लगाए जा रहे थे।
ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रहा था। तो लोग जो है इसके अगेंस्ट में थे, लोगों ने यहाँ पर खूब प्रोटेस्ट किया और आप कह सकते हो जलियांवाला बाग के अंदर सब इकट्ठे हो गए। फिर क्या होता है, ब्रिगेडियर जनरल डायर, जो ये जनरल डायर थे, इनको जब पता चला कि हाँ भाई ऐसी मीटिंग चल रही है, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया अपने ट्रूप्स को कि फायर कर दो उसी बाग के अंदर। ठीक है, जितनी भीड़ है एक ही जगह वो रास्ते से निकलने वाली थी, उसी गेट को बंद करा और उसके बाद उस बाग के अंदर फायरिंग कर दी। बच्चे भी थे, वेमेन भी थी, मैन भी थे, सभी के ऊपर यहाँ पर ये गोलियाँ चला दी गई हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिला। इन सब चीज़ों के अंदर जो इनोसेंट सिविलियंस थे वो भी मारे गए। तो ये मैसेकर काफ़ी भयानक रहा। उसके बाद ये जो पोस्ट जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी हम लोग को बहुत कुछ देखने को मिला। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद बहुत कुछ, जैसे कि महात्मा गांधी जी ने जो टाइटल था केसारे हिंद, इसको गिव अप किया। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी यहाँ पर चीज़ें जैसे ये देखने को मिली, जो सोल इंडिया रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय पर वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिनका नाम था चेतुर शंकरन नायर। ठीक है, इन्होंने इन्होंने रिज़ाइन किया अपनी पोस्ट से। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड ये वाइस रॉय थे। ठीक है, 14 अक्टूबर 1919 की बात है। हुआ क्या, एक तरीके से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई ताकि इस मैसेकर को इंक्वायर किया जा सके, जो हत्याकांड हुआ है इसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी की जा सके। ये जो कमेटी बनाई गई थी इसको बाद में नाम दिया हंटर कमीशन। ओके, और ये हंटर कमीशन किसके नाम पे दिया गया था, तो एक चेयरमैन थे लॉर्ड विलियम हंटर, इनके नाम पर, तो आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पर इस कमीशन के अंदर भी काफ़ी सारे इंडियन मेंबर्स थे। ये जो हंटर कमीशन था 1920 के अंदर इन्होंने सेंशर दिया डायर को, एक तरीके से कि डायर ने गलत एक्शन लिए हैं और फिर डायर को रिज़ाइन वगैरह भी करवाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्शन था और ऑर्डर था जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों को मारा गया उस भाग के अंदर। उसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हैं, इन्होंने अपॉइंट किए अपने खुद के जो नॉन ऑफिशियल कमेटी है उसमें बहुत सारे लोगों को लाए। ठीक है, उसके बाद गांधी जी ने बहुत कुछ यहाँ पर एक तरीके से नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट के तौर पे चलाया। ठीक है, यानी कि अहिंसा की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। उसके बाद सत्याग्रह रहा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा, 1920 से लेकर 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया, जो आगे आकर एक बहुत बड़ा मूवमेंट माना गया। और इसके तौर पर आप कह सकते हो थोड़े टाइम बाद ब्रिटिश भी यहाँ से इंडिया से निकल गए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यह मैसेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पे भी पढ़ोगे, यहाँ पे एक छोटा सा आपको ओवरव्यू मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। उसके बाद आप देख पाओगे कुछ यहाँ पर जलियांवाला बाग के इंसिडेंट के बारे में बताया गया है, कि डायर ने ऑर्डर दिया ओपन फायर का, तो यहाँ पे फायरिंग वगैरह हुई, तो वो सब चीज़ यहाँ पर बताई गई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर एक आर्टिकल है, हिस्टोरियन का कहना है ये जो जलियांवाला बाग का एक नया लुक देखने को मिला है, ये एक डिस्टॉर्शन है हमारे हिस्ट्री का। ओके, विरूपण है जैसा आप लोग कह सकते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। नाउ बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, इंडिया कैन डील विद चेंजिंग अफगान सिचुएशन। इंडिया जो है डील कर सकता है ये जो अफगानिस्तान के अंदर सिचुएशन बदलती हुई नज़र आ रही है, इस चीज़ को लेकर। अब ये मुद्दा क्या है, यहाँ पे हम लोग समझेंगे जो इवेंट है अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठा रहा है सिक्योरिटी को लेकर। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी को काफ़ी ज़्यादा खतरा है बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। तो जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इनका कहना यह है, मंडे में उन्होंने बोला कि जो गवर्नमेंट है हमारी वो पूरी तरह से अलर्ट है। ठीक है, और ये जितने भी क्राइसिस चल रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर इनको मॉनिटर किया जा रहा है। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत होती है तो यहाँ पर हम लोग जो है इसके खिलाफ स्टेप उठाएंगे। जो सिक्योरिटी ऑफ इंडियंस है वो आज के टाइम पर कंसर्न में चिंता वाली बात है इंडियंस की सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर जो ये बवाल क्रिएट हो रहा है हमारे बॉर्डर से पास में ही है, और इससे हो सकता है इंडिया के अंदर भी जो टेररिज्म वगैरह है वो बढ़ता हुआ नजर आए, आतंकवाद बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी जो फोर्सेस है वो इन चीज़ों को मॉनिटर कर रही हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको एक तरीके से पूरी तरह से टैकल किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। साथ ही साथ डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर आप देख पाओगे, आवर गोल इज़ टू मेक इंडिया प्रॉस्परस। हमारे इंडिया को जो एक गोल है हमारा वो इंडिया को प्रॉस्परस बनाने का है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाने का है, सिक्योर बनाने का है। ठीक है, इंडिया आप कह सकते हो एक ऐसी कंट्री है, ठीक है, जिसके पास पावर भी है लेकिन यहाँ पर किसी को डराने के लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया एक ग्रोइंग पावर है, लेकिन यहाँ पर दूसरी कंट्री के लिए कोई ये थ्रेट नहीं है, कोई यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है, कोई यहाँ पर आप कह सकते हो कि
धमकी चीन नहीं है। तो इंडिया यहाँ पर आप कह सकते हो प्रॉस्परस कंट्री है, ऐसा यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया हमारे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। साथ साथ अब इनका फोकस यह है कि हम लोग फोकस करते हुए चलें किसके ऊपर, अफगानिस्तान क्राइसिस के ऊपर, क्योंकि हो सकता है अफगानिस्तान की क्राइसिस की वजह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हो सकता है वॉयलेंस क्रिएट हो जाए या फिर जो है टेररिज्म वगैरह बढ़ता हुआ नजर आए, तो हम लोग इन चीज़ों को भी टैकल कर पाएंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल दे रखा है, अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगेन आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे चर्चा हो रही है इंडिया सपोर्ट पैलेस्टीन पीस प्रोसेस के बारे में, यहाँ पर आर्टिकल दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला साहब, इन्होंने यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बहुत सारी बातें ही बोली हैं। इन्होंने बोला इंडिया जो है पूरी तरह से सपोर्ट करेगा फिलिस्तीन को, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो शांति बनाने का काम है इंडिया उसके लिए बिल्कुल राज़ी है। इंडिया यहाँ पर बहुत पहले से इसको लेकर काम कर रहा है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंडिया सपोर्ट करेगा, अपने जितने भी एफर्ट्स हैं वो लगाएगा ताकि जो इजराइल और फिलिस्तीन है इनके बीच में एक शांति मेंटेन हो जाए, शांति बन सके, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज़ ऐसी हैं जो लंबे समय से झगड़ रही हैं। इनफैक्ट 1917 से लेकर दोनों के रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हैं। और आपने अभी देखा होगा मार्च के टाइम पर इनके बीच में अभी 6 दिन की वॉर देखने को मिली थी, सॉरी 11 दिन की वॉर देखने को मिली थी। 11 दिन तक यहाँ पर रॉकेट फायरिंग हुई है इन दोनों के बीच में। उसके बाद विवाद हमेशा से क्रिएट रहता है। कल भी मैंने डिस्कस किया था कि गाज़ा पट्टी के ऊपर अटैक कर दिया है इसराइल ने। क्यों? क्योंकि गाज़ा वालों ने क्या करा, अब इंसिनरी बैलून्स छोड़ दिए थे इसराइल के ऊपर, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, वर्ल्ड सेक्शन पर। तो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। मैं अभी आपको मैप के थ्रू चीज़ों को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देख लो, ये इंडिया का मैप है और इंडिया के कंपैरिजन में इजराइल कहाँ पर है, तो आपको चलना है वेस्टर्न साइड पर और आपको यहाँ पर यह इजराइल देखने को मिल जाएगा। अब इजराइल को मैप को जूम करते हैं, इजराइल को जिस प्रकार से दिखाई पड़ता है, ठीक है, यह है इजराइल और इजराइल के इधर आपको वेस्ट बैंक नज़र आता है और इधर गाज़ा पट्टी नज़र आती है। अब जो ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, यहाँ पर फिलिस्तीनियन रहते हैं, गाज़ा पट्टी है यहाँ पर भी फिलिस्तीनियन ही रहते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसको फिलिस्तीन बोला जाता है और इस वाले एरिया को ही फिलिस्तीन बोला जाता है। लेकिन इन दोनों एरिया में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो ये वेस्ट बैंक वाला रीजन है यहाँ पर काफ़ी हद तक इजराइल का कंट्रोल है, ठीक है, इजराइल चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करके रखता है इस वाले एरिया के अंदर। लेकिन गाज़ा वाले एरिया में इजराइल का कोई कंट्रोल नहीं है। तो कंट्रोल किसका है, हमास का कंट्रोल है और हमास को बहुत सारी कंट्रीज़ एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखती हैं। ओके, अब क्या रहता है, अब आप कहोगे कि विवाद कौन से वाले एरिया से है, यानी कि जो डिस्प्यूट है कौन से वाले एरिया से क्रिएट हुआ है। तो डिस्प्यूट जो हमेशा ज़्यादातर रहता है इजराइल का, वो गाज़ा वाले एरिया से रहता है। यहाँ से दोनों के बीच में विवाद चलता है। और आपको मालूम होगा अभी जो 11 दिन की वॉर हुई थी, यहाँ पर इजराइल ने बहुत मतलब हज़ारों रॉकेट दाग दिए गाज़ा के ऊपर, गाज़ा के अंदर बहुत सारे लोगों की जान गई, ठीक है। यहाँ पर जो हमास है इसने ही बहुत सारे रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट है ये काफ़ी लंबे समय से है, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो कि इजराइल जो बसा है ना, ये इजराइल ऐसे बसा है चीज़ों के ऊपर कब्जा कर करके कि यहाँ पर पूरी तरह से बसा हुआ है। आप देख पाओगे बहुत चीज़ों के ऊपर कब्जा किया है इजराइल ने और यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रोल इस वाले एरिया के अंदर भी इजराइल का ही देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग डिस्प्यूट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्यूट बहुत पुराना है इन दोनों कंट्रीज़ का। ये दोनों कंट्रीज़ आपस में काफ़ी तक झगड़ती रहती हैं। तो इंडिया चाहता है ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में शांति एक तरीके से बन जाए हमेशा के लिए, और यहाँ पर फोकस यही करा जाएगा कि एक तरीके से लंबे समय तक इनके बीच में शांति हो जाए, और इंडिया इसी के लिए स्टेप उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को इजराइल और फिलिस्तीन की हिस्ट्री के बारे में कुछ नोट्स वगैरह चाहिए तो मैं पहले कवर कर चुका हूँ, काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ उसके बारे में डिटेलिंग। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये सब मैंने टेलीग्राम पर सेंड कर दिया है, ठीक है। इजराइल फिलिस्तीन जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्फ्लिक्ट को जो स्टार्ट हुआ था, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है 1917 से स्टार्ट हुआ। उसके बाद आप कह सकते हो 1917 से लेकर फिर 1948, 64, 67 क्या क्या हुआ, 81, 87, 87, 88, 93, 2005, 2006, 2021 तक मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर डाल दिए हैं। तो आप लोग एक बार इसको रीड आउट कर लेना, इसके बारे में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रीड आउट कर लेना, अदरवाइज मुझे टाइम मिलता है तो मैं फिर से यहाँ पर बता दूंगा, डोंट वरी, क्योंकि ये इजराइल फिलिस्तीन कहीं जाने वाला नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट डेफिनेटली अभी लंबे समय तक न्यूज़पेपर में ही रहने वाला है। अभी हमें काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस करने हैं, इस वजह से मैं अभी के लिए इनका ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो स्किप कर रहा हूँ। जो करंट न्यूज़ है वो हमने कवर कर ली है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये सारे नोट्स आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ पे तो मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ देखो, अगर किसी के न्यूज़पेपर की पीडीएफ में ये नोट्स ओपन नहीं होते हैं, अगर उसे प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक और चैनल बनाया गया था बहुत पहले ही, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक, 2 लिंक दे रखे हैं। एक है टेलीग्राम दीपक यादव एजुकेशन, दूसरा है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, ठीक है। नोट्स वाला लिंक है, दोनों को ज्वाइन कर लेना। नोट्स वाले लिंक पर सारे आपको नोट्स मिल जाते हैं जो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। उसके बाद जो ये एजुकेशन वाला चैनल है वहाँ पर आपको सारे पीडीएफ वगैरह, वीडियो के नोटिफिकेशन वगैरह वो सब वहाँ पे मिल जाते हैं। ओके, तो दोनों को ज्वाइन कर लेना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हुए आपकी ये नज़र आएंगे।
आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। नौ यहाँ पे आता है एक छोटा सा आर्टिकल, 102 वंदे भारत जो ट्रेन है वो ऑपरेशनलाइज्ड होंगी हमारे यहाँ 2024 तक, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। रेलवे प्लान कर रहा है कि यहाँ 102 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएँ 2024 तक, मार्च 2024 तक इस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। और आपको मालूम होगा अभी 15 अगस्त पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और भी अनाउंस किया था कि अब हमारी कंट्री के अंदर जो कनेक्टिविटी है, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी वो वंदे भारत से करने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा की थी, तो इस पूरे आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे अपनी तरीके से, जैसे हम डिस्कस करते हैं, कुछ हाईलाइट्स वगैरह देखेंगे। अभी टेंडर एक फ्लोट किया गया था, यहाँ पे बोला गया कि लगभग 75 कुछ ऐसी ट्रेन चलाई जाएंगी आने वाले 75 सप्ताह के अंदर। तो ऐसा 15 अगस्त पे हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये बोला गया। और आज के टाइम पर जो 2 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं वो कहाँ पर हैं, मतलब 2 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशन में, वो कौन कौन सी जगह पर ऑपरेशन है, दिल्ली टू कटरा है और दिल्ली टू वाराणसी। तो 2 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अभी टेंडर के अकॉर्डिंग 102 भारत ट्रेन को डिलीवर किया जाएगा रेलवेज़ को 2024 मार्च तक। ठीक है, तो यानी कि मार्च 2024 तक 102 और वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। इनकी स्पीड कुछ अल्टीमेट लेवल की होती है। ये ट्रेन कौन सी होती हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और 102 ट्रेन में से जो 75 ट्रेन है वो 15 अगस्त 2022 तक चलाई जाएंगी, मतलब अगले साल तक यहाँ पर चलाई जाएंगी, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा बताया गया है कि 75 ट्रेन से हम लोग अपने देश के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले हैं इन्हीं वंदे भारत से। ओके, जो नए नए कोचेस है इसके उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। यहाँ पर आप कह सकते हो चेन्नई के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाएगा, रायबरेली के अंदर, कपूरथला के अंदर यहाँ पर इसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। जो आईसीएफ है वो मैन्युफैक्चर करने वाला है 30 रेक्स को। इसका अलग अलग पार्ट्स जो हैं बहुत सारी जगह पर मैन्युफैक्चर होने वाले हैं। लेकिन ये वंदे भारत एक्सप्रेस क्या है इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये इंडिया का सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ईएमयू ट्रेन है। ठीक है, इसको ट्रेन 18 भी बोला जाता है। इसको डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर क्या है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा, कहाँ पर, पेराम्बूर चेन्नई में। ओके, इसको मैन्युफैक्चर किया गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर। 18 महीने के अंदर इसको एक तरीके से बनाया गया था। यूनिट कॉस्ट जो पहले रेक की थी ना, जो पहला वाला रेक था उसकी यूनिट कॉस्ट लगभग 1 बिलियन थी, ऐसा बताया गया है। ये जो ट्रेन 18 है या फिर यहाँ पर वंदे भारत है, इसके फीचर्स क्या हैं। ये ट्रेन की जो कैपेबिलिटी है काफ़ी हाई है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 200 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आप देख पाओगे। उसके बाद बोला गया है अभी तक जो इसकी टेस्टिंग हुई है, यानी एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें, ट्रेन को ऑपरेट किया गया है मैक्सिमम स्पीड पर 130 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसकी जो टेस्टिंग हुई है, एक हाईएस्ट स्पीड कितनी चल सकती है, तो 180 किलोमीटर पर आवर तक यहाँ पर इसकी टेस्टिंग हो चुकी है। और इसी के साथ ये भारत की एक फास्टेस्ट ट्रेन बन जाती है वंदे भारत। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में चर्चा हो रही है कि आने वाले टाइम पर हम लोगों के पास लगभग 75 और वंदे भारत ट्रेन देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद एक अगला आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट है, चर्चा हो रही है। नया इनिशिएटिव्स लिया गया है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ताकि जो वहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के, आपने सुना होगा जो पश्मीना शॉल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं, बेहतरीन होते हैं। पश्मीना शॉल्स के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। ठीक है, तो क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया गया जो कि पश्मीना जो शॉल्स हैं इनकी ग्लोरी को वापस से लेकर आएगा, क्योंकि ये शॉल्स कहीं ना कहीं खो चुके हैं, क्योंकि इनका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब क्या है ना, यहाँ पे ज़्यादातर वर्कर्स इसके अंदर एंगेज नहीं है, तो ऐसा इनिशिएटिव चलाया गया है कि वेमेंस को यहाँ पे फ़ायदा भी होगा, पश्मीना शॉल्स का प्रोडक्शन भी होगा, और इसकी वापस जो ग्लोरीनेस है वो हम लोग को रिस्टोर करते हुए दिखेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें कुछ समय में क्या हुआ, जो नंबर ऑफ़ वेमेंस हैं ये पश्मीना शॉल से एसोसिएटेड थी, मतलब इसकी जो बुनाई कढ़ाई जो भी है वो यहाँ पर वेमेंस काफ़ी हद तक करती थी कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा कम हो गई, क्योंकि यहाँ पर वेमेंस को अच्छा वेज भी नहीं मिलता था, जब पैसा नहीं मिलता था, मेहनत ज़्यादा थी, तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं करेगा कोई काम भी। अब क्या है, इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इनिशिएटिव लिया गया है, सेंटर फॉर एक्सीलेंस को सेटअप किया गया है शॉल ट्रेडर के द्वारा। ठीक है, शॉल ट्रेडर हैं मुश्तबा कदरी, ठीक है, जो कि यहाँ पर ओन करते हैं एमई के ब्रांड को। अब यहाँ पर इनका कहना यह है कि देखो, अब यहाँ पर जो पुराना वाला तरीका था एक तरीके से उसको रिस्टोर किया जाएगा, हैंड ड्रिवन प्रोसेस चलाया जाएगा, हाथ से नक्काशियाँ होंगी, हाथ से यहाँ पर शॉल की बुनाई करने वाले हैं। सेप्टेम्बर 1 से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाने वाली हैं। वेमेन को यहाँ पर ये एक और मौका मिलेगा, वेमेन काफ़ी कुछ यहाँ पर कर सकती हैं। जो पुरानी वाली टेक्निक थी हमारी वेविंग की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ख़त्म हो गई। उसके पीछे का रीज़न था नई नई मशीन्स आ गई थी, प्लस जो है मतलब आप कह सकते हो कि वेमेंस को अच्छा पैसा भी नहीं मिल रहा था, उसकी वजह से जो पुरानी वाली टेक्निक्स है वो कहीं खो रही थी ना। आज के टाइम पर जो ये इनिशिएटिव उठाया गया है, इससे हमारी पुरानी टेक्निक्स वापस से आने वाली हैं, जो हैंडमेड शॉल्स वाली हैं। तो हैंडमेड शॉल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये जो शॉल्स हैं यहाँ पर आप कह सकते हो इसका काफ़ी अच्छा पैसा मिलने वाला है वेमेन को,
पर नॉट का 1 रुपीज़ यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है, पर नॉट की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। उसके बाद बोला गया पहले तो इतना पैसा नहीं मिलता था, बट अब वेमेन को ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस पहले वेमेन को खुद यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना होता था, लेकिन अब की बार कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना होगा नहीं, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा चलाया गया है। बताया गया है कि देखो एक एस्टिमेशन है कि जो वेमेन का पार्टिसिपेशन था इस शॉल वीविंग के अंदर वो लगभग 1 लाख हुआ करता था, 1 लाख से 10,000 पहुँच चुका है। यहाँ पर इतना ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, इतना ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो ये शॉल मतलब इसमें हुआ क्या है, जो वुमेन्स वगैरह की वर्किंग है वो कम हो गई थी। अब इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, नई मशीनरी आ गई, प्लस वुमेन को पैसा कम मिल रहा था। नाउ अब यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से वापस से चीज़ों को रिवाइव किया गया है। यहाँ पर वेजेस काफ़ी हद तक फिक्स करी गई हैं, जो कि हेल्प करने वाली है विमेंस की। तो ये बोला गया है यहाँ पर जो पश्मीना शॉल्स है उनको वापस से एक तरीके से रिस्टोर किया जा रहा है। नाउ पश्मीना शॉल्स के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पश्मीना शॉल्स क्या है, ये कौन से मतलब ये जो शॉल बनाई गई है कौन से जानवर के फर से बनाई गई है, इसके बारे में डिस्कशन होगा। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया एक और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पर मैंने पश्मीना वूल के बारे में सब कुछ डाल रखा है। हुआ क्या ना, मैं पीडीएफ में इसको अटैच करना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी अटैच करके जब पीडीएफ सेंड करूँगा तो इसमें अटैच कर दूँगा। जो पश्मीना वूल है ये एक्जैक्टली क्या है, यहीं से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पश्मीना एक कश्मीरी वूल आपको देखने को मिल जाएगा, और जब सबसे ज़्यादा फेमस है ये शॉल के नाम से, जो ये पश्मीना शॉल्स के नाम से सबसे ज़्यादा फेमस देखने को मिलेगा। जो ये वूल है कहाँ से आता है, तो एक गोट है, कश्मीरी गोट, जिसको हम लोग बोलते हैं चांगथांगी, ठीक है, ध्यान रखना, चांगथांगी या फिर कश्मीर पश्मीना गोट बोला जाता है, जो कि चांगथांग प्लेट्यू से बिलोंग करती हैं। चांगथांग प्लेट्यू जो तिब्बत के अंदर है और एक तरीके से एक पार्ट ऑफ लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। कुछ पार्ट्स में जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर ये गोट देखने को मिल जाएंगी। तो इन गोट से इस वूल को बनाया जाता है, इस ऊन को लिया जाता है और फिर उसके बाद इस ऊन से शॉल्स बनाई जाती हैं और भी बहुत सारा मटेरियल्स बनाया जाता है पश्मीना का। ओके, आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ पश्मीना गोट के बारे में। तो जो पश्मीना गोट है इसका क्या नाम है, इसका नाम है चांगथांगी, ध्यान रखना है, या फिर इसको पश्मीना गोट बोलते हैं। एक स्पेशल ब्रीड है ये गोट की, जो कि आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिल जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर में। इसी के फर से यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस वूल से ही यहाँ पर क्या होता है, हैंड वुवन करके, हाथ की बुनाई करके यहाँ पर ये शॉल्स वगैरह बनाए जाते हैं, जिसको हैंडमेड शॉल्स बोला गया है। उसके बाद बोला गया ये कहाँ पर पाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। ये जो गोट हैं इनको पाला जाता है जो नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं इनके द्वारा। कहाँ पर, यहाँ जो चांगथांग रीजन है वहाँ पर, ठीक है, लद्दाख के अंदर चांगथांग वाला रीजन देखने को मिलेगा, वहाँ पर इन गोट्स को मतलब पाला जाता है। फिर उसके बाद इनका यूज़ होता है। गोट्स कैसी दिखती हैं वो यहाँ पर आप देख पाओगे, ये हैं पश्मीना गोट या फिर चांगथांगी गोट। ओके, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इनके फर से ये बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या होगा, जो चांगथांग वाली रीजन की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं इस गोट के जो वूल है इससे यहाँ पर डिपेंड करती है। ओके, तो जो आज का थंबनेल है वो भी यहाँ पर आपको इस गोट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। ओके, नाउ बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ आते हैं अगले पेज पर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। चर्चा हो रही है, यूएस यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, क्या सिविलियंस तो नहीं मारे गए स्ट्राइक के अंदर। तो अभी आपको मालूम होगा यूएस ने एक ड्रोन स्ट्राइक करी थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कल भी मैंने आपको फ्रंट पेज पर पहला आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया था आपके साथ। वो ये था, काबुल एयरपोर्ट पर एक गाड़ी जा रही थी, एक गाड़ी, उसमें बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स थे, विस्फोटक भरे पड़े थे, और जो है उस गाड़ी को जैसे यहाँ पर यूएस को पता चला, यूएस ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी उसके ऊपर और अटैक करा, वो गाड़ी फट गई। गाड़ी जब फटी तो उसके अंदर बहुत सारा गोला बारूद भरा हुआ था, ऑब्वियस सी बात है, तो उससे सेकेंडरी अटैक भी देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी अटैक भी हुआ बहुत बड़ा, और भी धमाका हुआ, ठीक है। आप कह सकते हो उस धमाके की वजह से यहाँ पर यूएस चेक कर रहा है कि यहाँ पर किसी सिविलियंस की जान तो नहीं गई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, आर्टिकल हमेशा ही न्यूज़ में रहने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आइडिया लो। अब ज़्यादा इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें क्लियर करनी थी वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, हिस्ट्री वगैरह जान चुके हैं क्या एग्जैक्टली अब क्या है। अब यहाँ पर आने वाले टाइम पर कोई बड़ा इंसिडेंट क्रिएट होता है तो हम लोग वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल यही चीज़ आज के टाइम पर देखने को मिलेंगी। तालिबान का एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, आप फिर से देख पाओगे, एक आर्टिकल है। तालिबान ने स्टेटमेंट दिया है कि यूएस जब एग्जिट है, यूएस एग्जिट विल स्टॉप आईएस अटैक, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आज के टाइम पर जो अटैक हो रहे हैं वो इस्लामिक स्टेट खुरासन के द्वारा ये अटैक किए जा रहे हैं। और इस तालिबान ने बोला जैसे यहाँ पर यूएस बाहर निकल जाता है अफगानिस्तान से, ये अटैक ख़त्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक स्टेट है, ये जो खुरासन है, ये चाहता है पूरी तरह से इस्लाम को एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना पूरे अफगानिस्तान के अंदर अच्छी तरीके से, एक एक्सट्रीम लेवल पर। उसके बाद क्या है,
यहाँ पर बोला गया कि तालिबान ने बोला कि जब यूएस निकल जाएगा और हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे, और इस्लामिक गवर्नमेंट बनाएंगे तो इस जो आईएस है यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासन है वो भी खुश हो जाएगा, और जो है यहाँ पर क्या होने वाला है, अटैक भी कम हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर तालिबान के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है। तो ये है एक छोटा सा एक और आर्टिकल। नाउ आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 12 पर बिजनेस सेक्शन पे कोई ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो कि हम लोग डिस्कस कर सकें। उसके बाद यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो पैरालंपिक है उसको लेकर हम लोग कुछ आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। पैरालंपिक क्या होता है, जहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जाते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ के खिलाड़ी आते हैं, लेकिन वो डिसेबल होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, वो डिसेबल होते हैं, उन्हीं के लिए यहाँ पर ये पैरालंपिक्स खिलवाया जाता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये हैं सुमित अंतिल, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने यहाँ पर एक गोल्ड जीता है। आपको ध्यान रखना है, गोल्ड जीता है कहाँ पर, जावलिन थ्रो के अंदर ये गोल्ड जीता है। इनका टारगेट काफ़ी लंबा रहा, 68.8 मीटर्स के आसपास रहा, मतलब काफ़ी बेहतरीन थ्रो इनकी देखने को मिली है। उसके बाद दूसरे व्यक्ति यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, झझरिया हैं, यहाँ पर इनको सिल्वर मिला है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक तीसरे व्यक्ति हैं सुंदर, ये जो है मेडल लेकर आए हैं, ये इनको ब्रॉन्ज मिला है टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये चौथे पर्सनैलिटी हैं योगेश, ये एक तरीके से सिल्वर मेडल लेकर आए टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर। ठीक है, सॉरी ओलंपिक्स बोल रहा हूँ मैं, पैरालंपिक, ओके पैरालंपिक है ये, नॉट ओलंपिक्स। उसके बाद ये लास्ट है हमारी, तो ये भी गोल्ड लेकर आई है, जैसे हमने अभी पेज नंबर 1 पर डिस्कस किया है। ये है अवानी, शूटिंग के अंदर ये गोल्ड मेडल लेकर आई हैं। तो कहीं ना कहीं भारत का बहुत ज़्यादा नाम रोशन किया है हमारे यहाँ पर खिलाड़ियों ने जो कि पैरालंपिक्स के अंदर खेले हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, ये भी एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि वनडे एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। नाउ चलते हैं हम लोग एडिटोरियल सेक्शन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। आज हम लोग 4-5 एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आर्टिकल में नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में डिस्कशन हुआ है, जो कि आप सभी लोगों को मालूम है, तो इसको हम लोग लास्ट में ही डिस्कस करेंगे, क्या है एग्जैक्टली आगे देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर इंडिया और एनवायरमेंटल चेंज को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर बात हो रही है। बाकी सारी कंट्री से इंडिया को कंपेयर किया गया है, इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है, ठीक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उसके बारे में चर्चा हो रही है, डिस्कशन होगा। देन उसके बाद अमेरिकाज एशियाज पॉलिसी के बारे में चर्चा हो रही है। देखिए अफगानिस्तान के अंदर क्या रोल रहा है यूएस का, उसके बारे में यहाँ पर एक डिबेट है, वो हम लोग देख लेंगे। देन उसके बाद 2 आर्टिकल आपको ये वाला देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ 2 आर्टिकल ये हैं। यहाँ पर बात हो रही है इंडिग्निटी और टू वुमेन के बारे में। तो मैरिटल रेप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन मैरिटल रेप को लेकर ज़्यादा कानून देखने को मिलते नहीं है। मैरिटल रेप को एक तरीके से लोग जो है मतलब एज अ क्राइम देख नहीं पाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लस मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो कि हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे चर्चा हो रही है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में। बहुत सारे नेता हैं, ठीक है, जिनके जो बैकग्राउंड है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो उसके बारे में चर्चा हो रही है। ट्रांसपेरेंसी की यहाँ पर ज़रूरत होती है, सबको मालूम होना चाहिए कि हाँ कौन से नेता का क्या क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहला आर्टिकल बहुत सिंपल सा है, मैं आपको ज़्यादा यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, काफ़ी बार हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी सारे नोट्स वगैरह मैं ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में चर्चा क्या हो रही है कि जो ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान है, पहले तो आपको ये समझना होगा ये प्लान एग्जैक्टली क्या है। सरकार ये प्लान लेकर आई थी, यहाँ पर आपको समझना होगा पहले तो 2 वर्ड्स का मतलब, एक होता है मोनेटाइजेशन, एक होता है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन मतलब आप सभी लोगों को मालूम होगा, जब 1000 और 500 के नोट बंद करे गए थे, मतलब पैसे को ख़त्म कर देना डीमोनेटाइजेशन। मोनेटाइजेशन मतलब पैसे को बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर पैसे को बनाने की बात करी है सरकार ने इस मोनेटाइजेशन प्लान को अपनाते हुए। अब यहाँ पर जो ये ऑथर हैं, ऑथर इस प्लान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इतना ज़्यादा फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। अब इसका यहाँ पर एक सोल्यूशन दिया इन्होंने, पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्होंने पूरा का पूरा ये इस प्लान को समझाया। प्लान को समझाने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा सोल्यूशन दिया है, वो क्या है मैं तुरंत यहाँ पे बताऊंगा। पहले तो मैं आपको प्लान को बहुत सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ। ये क्या है, यहाँ पर देखो सरकारी बहुत सारे गवर्नमेंट एसेट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट एसेट्स देखने को मिलते हैं। गवर्नमेंट के सरकारी एसेट्स होते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे हो गया, रेलवे एसेट हो गया, पावर ग्रिड हो गया, नेचुरल गैस पाइपलाइंस, बीपीसीएल, बीईएमएल, एससीआई टेलीकॉम, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, वेयर हाउसेस, माइनिंग स्टेडियम, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार यहाँ पर इन चीज़ों को बेचने वाली है। अब आपको बेचने वाली है किसको, प्राइवेट सेक्टर को, तो इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्राइवेट तो एक तरीके से बेचेगी, लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर थोड़े समय के लिए बेचा जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, उसके बाद वापस से गवर्नमेंट ले लेगी। मतलब जो ओनरशिप है वो सरकार की ही रहने वाली है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा समझेंगे एग्जैक्टली क्या मुद्दा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाता हूँ, जो कि एग्जांपल जब मैंने 4 बार आर्टिकल डिस्कस किया है वही सेम एग्जांपल दिया है, क्योंकि वो एग्जांपल बेस्ट है समझने के लिए। ठीक है, मान लो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई एसेट है, गवर्नमेंट की पूंजी है, यहाँ पर गवर्नमेंट के पास एक हाईवे है। गवर्नमेंट ने बोला अब ये हाईवे हम लोग क्या करेंगे,
किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच देंगे। क्योंकि एक चीज़ और नोट कर लेना, सरकार का यहाँ पर गोल यह है आने वाले 4 साल के अंदर हमें 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं। गवर्नमेंट कह रही है हमें 6 लाख करोड़ रुपए कमाने हैं, और वो हम लोग इस नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू, प्लान कह लो या पाइपलाइन कह लो, इस पाइपलाइन के थ्रू हम लोग ये कमाने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सरकार ने बोला जितने भी हमारे सरकारी एसेट होंगे उसको हम लोग कुछ टाइम के लिए लीज पर, किराए पर किसको दे देंगे, प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे। प्राइवेट सेक्टर उसके बदले में पैसा दे देगा, और जैसे समय खत्म हो जाएगा वो ओनरशिप हमारे पास वापस से आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हाईवे है सरकार का, हाईवे को यहाँ पर बोला सरकार ने कि चलो हम प्राइवेट सेक्टर को देना है। मान लो प्राइवेट कंपनी XYZ कंपनी आ गई बाहर, कंपनी ने बोला ठीक है चलो हम यहाँ पर ये हाईवे खरीद रहे हैं। सरकार ने बोला कि चलो खरीद लो, 10 साल के लिए हाईवे आपका है, और इसके बदले में आप हमें 20,000 करोड़ रुपए दे दो। फॉर एग्जाम्पल 20,000 करोड़ रुपए दे दो। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर तय हो गया, प्राइवेट सेक्टर ने बोला चलो 20,000 करोड़ रुपए हम लगा रहे हैं, इसके बदले में हम इससे ज़्यादा कमा लेंगे। तो यहाँ पर 10 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्राइवेट सेक्टर ने इसको खरीद लिया इस हाईवे को, और 10,000 करोड़ रुपए किसको दे दिए, 20,000 करोड़ रुपए किसको दे दिए, सरकार को दे दिए। सरकार के पास पैसा आ गया, 10 साल के लिए हाईवे किसके पास चला गया, प्राइवेट सेक्टर के पास चला गया। और फिर उसके बाद जैसे टाइम खत्म हो जाएगा, 10 साल बाद वो जो हाईवे वापस किसके पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास में आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जो हाईवे है यहाँ पर सारा काम प्राइवेट कर सकता है, जो टोल है वो प्राइवेट कमा सकता है। उसके बाद और भी बहुत सारे बिजनेसेस लगा सकता है, रेस्टोरेंट खोल सकता है, ठीक है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें खोल सकता है, होटल्स खोल सकता है, रेस्टोरेंट, हाँ एक ही बात हो गई। फिर यहाँ पर और भी काम कर सकते हैं, मॉल्स बड़े बड़े खोले जा सकते हैं, उनके थ्रू पैसा कमाया जा सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर यहाँ पर पैसा जनरेट कर सकता है 10 साल के अंदर अंदर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ऑथर का कहना यह है ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है ना, ये एग्जैक्टली हेल्प नहीं करने वाली। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, तो इसका एक सोल्यूशन डायरेक्टली ये है क्यों ना बोरो कर लेते। ये अगर बोरो ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। तो ना ही आपको यहाँ पर ये एसेट देना पड़ता, आप बोरो कर लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। आप जाओ बैंक से बोरो करो, उसके बाद आप इंटरेस्ट भी पे करोगे, और इंटरेस्ट भी जब आप लोग पे करोगे तो क्या होगा यहाँ पर कि आप बोरो कर लो, सेंट्रल बैंक से बोरो कर लो, ठीक है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में एक छोटा सा ये सोल्यूशन दिया गया, तो यहाँ पर आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मतलब ये नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में आपको पता होना चाहिए। अभी इसके ऊपर आर्टिकल आते रहेंगे, अपने अपने व्यू सब लोग लिखते रहेंगे। जब आप पढ़ोगे यहाँ पर तो वही एग्जैक्टली जो कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई हैं वही सब बात हो रही है कि प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्टर, बहुत प्राइवेट पब्लिक सेक्टर पहले से चल रहा था, ठीक है, ये ग्रो हो रहा था ना। यहाँ पर आप कह सकते हो मोनेटाइजेशन प्लान आया। मोनेटाइजेशन प्लान के अंदर यही कोशिश करी गई है कि आने वाले 4 साल के अंदर 6 लाख करोड़ रुपए कमाए जाएँ। वही सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप खुद रीड करोगे तो आपको ही पता चल जाएगा। ओके, नाउ अगला आर्टिकल बात करता है इंडिया इज़ इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक। अब मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंडिया जो है काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है अगर हम बात करें इस क्लाइमेट चेंज को लेकर, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पर कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो इंडिया बेहतर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज़ अभी पीछे चल रही हैं इस किस चीज़ के अंदर, क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के अंदर। तो देखो बहुत सारे एकम्प्लिशमेंट रहे अलग। अगर हम बात करें दुनिया भर का जो प्रेशर है वो यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम किया है इन सब चीज़ों को लेकर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख पाओगे, लेकिन जो दबाव है ये कि इसके ऊपर इंडिया के ऊपर भी देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम पर नवंबर 2021 में, जो नवंबर आने वाला है, एक मीटिंग होगी एनवायरमेंट को लेकर, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ करके ग्लासगो के अंदर एक मीटिंग होने वाली है। वहाँ पर भी एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा होगी कि एनवायरमेंट को किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है, खासकर जो क्लाइमेट चेंज है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है। यहाँ पर आज के टाइम पर फोकस ये है, यूएस हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, कि 2030 तक हम लोग इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन है उसको हम लोग कम से कम कर सकें। ये चीज़ यहाँ पर ये फोकस में रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे बोला है जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, आपको मालूम होगा ये साइन किया गया था, इंडिया भी इसका पार्ट है। आज के टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ फॉलो कर रही हैं, लेकिन फिर भी आज के टाइम पर जो हमारा गोल होना चाहिए था उस गोल के अकॉर्डिंग हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद आप कह सकते हो वर्ल्ड बैंक का डेटा है वो बताता है CO2 जो एमिशन है, कार्बन एमिशन जो देखने को मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा है आज के टाइम पर, और लगभग बोला गया पिछले 20 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ये कार्बन एमिशन देखने को मिला है। चाइना हो गया, यूएस हो गया, ये दुनिया के सबसे टॉप एमिटर हैं, सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो ये कार्बन को एमिट करते हैं, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, इंडिया से भी ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। और फोकस ये है कि आने वाले टाइम पर 2030 2050 किसी ने चाइना ने अपना गोल सेट कर रखा है 2060 कि हम लोग नेट जीरो एमिशन की तरफ बढ़ेंगे, पोल्यूशन को कम से कम करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। हालांकि जो पोल्यूशन है ना, यही कुछ लेवल का ब्राज़ील भी करता है, ठीक है। ब्राज़ील के अंदर ही पोल्यूशन काफ़ी हद तक देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो
घने जंगल हैं वो क्या करते हैं, वो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यूके भी इतना ही पोल्यूशन करता है। अब बात करेंगे चाइना और यूएस की, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कुछ रिसेंटली एफर्ट्स उठाए गए हैं चाइना के द्वारा पिछले साल, कि जो दुनिया भर का एक लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाली कंट्री है, वो चाइना ही आपको देखने को मिलेगा। चाइना ने यहाँ पर ये एक तरीके से स्टेप उठाया कि साल 2060 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कार्बन को न्यूट्रल कर देंगे 2060 तक। जो ये एनवायरमेंट पोल्यूशन है इसको कम से कम किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर चाइना बोल रहा है। और यहाँ पर जो चाइना यहाँ पर ये बोल रहा है, जो CO2 का जो एमिशन है वो 2030 तक पहले तो पीक पर होगा, सबसे ज़्यादा जो एमिशन होगा वो 2030 तक देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या होने वाला है, लगातार ये पोल्यूशन कम होता हुआ नजर आएगा। 2060 तक चाइना जो है कार्बन न्यूट्रल होने वाला है, मतलब कि पोल्यूशन को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया। यही सारे गोल्स यहाँ पर यूएस के द्वारा भी सेट करे गए हैं, इंडिया के द्वारा भी इसी प्रकार के गोल सेट करे गए हैं। यहाँ पर आप कह सकते हो कि यूएस ने एक तरीके से रिजॉइन किया था पेरिस एग्रीमेंट, और यहाँ पर डिसाइड किया है साल 2030 तक जो है यूएस क्या करेगा, 50% तक अपना जो कार्बन एमिशन है उसको कम से कम कर देगा, और 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ ये भी बढ़ेगा। उसके बाद आज के टाइम पर आप कह सकते हो इंडिया का भी यही गोल है कि हम लोग भी 2030 या 2050 तक क्या करें, कार्बन न्यूट्रल बन जाए, हम लोग भी पोल्यूशन को कम से कम करें। हालांकि इंडिया ने काफ़ी अच्छे स्टेप उठाए हैं अगर हम बात करें, कंपेयर करें दोनों कंट्रीज से। तो उसके बाद फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बारे में कंपेयर किया गया। फ्रेंच गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस के टाइम पर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर देखने को मिला है बहुत ज़्यादा एमिशन वगैरह ये सारी चीज़ देखने को मिली। एमिशन जो है काफ़ी कम भी होने की चांसेस थे, लेकिन इतने कम ज़्यादा देखने को मिले नहीं हम लोगों को। और काफ़ी कुछ यहाँ पर बताया गया ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट बोला गया है बहुत कुछ ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है, ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन की वजह से बेकार होता हुआ नजर आएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम लोग को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है, किस चीज़ को लेकर, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को कम से कम करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम पर जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इसकी वजह से भी बहुत कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक मीटिंग होने वाली है नवंबर 2021 के अंदर, उस मीटिंग के ऊपर भी बहुत कुछ चर्चा होगी। और उसके बाद इन सब चैलेंजेस को देखते हुए इंडिया जो है अपने पूरे ट्रैक पर है, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोशिश कर रहा है कि हम लोग कम से कम जो है पोल्यूशन करें। इंडिया ने कमिटमेंट लिया है 40% इलेक्ट्रिक पावर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे पास कैपेसिटी होने वाली है साल 2030 तक। और भी वेरियस चीज़ें होंगी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया बढ़ने वाला है। तो इंडिया जो है यहाँ पर अपनी तरफ से रेडी हो चुका है, ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी तक चीज़ों को कंट्रोल भी किया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बार बार इस लाइन को रिपीट किया गया है 3-4 जगह पर। तो लेकिन यहाँ पर फिर भी आज के टाइम पर चीज़ें उतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पर नहीं है जितने अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इन एफर्ट्स को एक तरीके से और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना होगा। और इंडिया भी यहाँ पर एक वन ऑफ द ऐसी कंट्री है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है। और आपको मालूम होगा बहुत सारे सोलर पार्क्स के हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे सोलर पार्क्स बनाए भी जा रहे हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर भी काम कर रहा है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडिया का ये स्टेप काफ़ी हद तक आगे लेकर जाने वाला है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बताती हैं कि हाँ आपको क्या क्या स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पोल्यूशन को टैकल करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको मालूम होगा कि अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी IPCC की, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की, जिसमें यहाँ पर पता ये चलता है कि आने वाले कुछ साल के अंदर जो एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, प्लस और ज़्यादा तबाहियाँ होती हुई नजर आएंगी, ऐसा हम लोगों ने देखा था ना। यहाँ पे बोला गया, यहाँ पर आप कह सकते हो जो बहुत सारी कंट्रीज़ वगैरह हैं उनको अपने जो प्रॉमिस है वो एक तरीके से फॉलो करने चाहिए, जो भी प्रॉमिस किया गया है। देखो जो भी मीटिंग होती है उस मीटिंग के अंदर कंट्रीज प्रॉमिस करती हैं कि हाँ हम लोग इतने साल तक अपना ये एमिशन ख़त्म कर देंगे या ये चीज़ काम करेंगे, तो उसको एक तरीके से आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी कंट्रीज़ की है, पूरे प्लानट को यहाँ पर बचाना होगा। तो इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर फोकस किया है हमारे ऑथर साहब ने। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, अमेरिकाज एशिया पॉलिसी करके यहाँ पर एक चर्चा हो रही है। तो जो US के प्रेसिडेंट हैं आज के टाइम पर क्या करने वाले हैं, अफगानिस्तान के अंदर से अपने जितने भी सोल्जर्स हैं वो निकाले जाएंगे। तो 31 अगस्त आज है, आज सारे सोल्जर्स निकाले जाएंगे। और इनफैक्ट अफगानिस्तान के अंदर ये शांति बना पाई नहीं है और बहुत सारे अटैक देखने को मिले, उन्हीं अटैक के बारे में चर्चा हो रही है जो कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है। बोला ये गया जो फॉल ऑफ साइगोन था,
फॉल ऑफ साइगन देखने को मिला था 1975 में, जहाँ पर भी अमेरिका हारा था, ठीक है, वियतनाम के अंदर। और उसके बाद आज के टाइम पर भी ऐसा देखने को मिला कि जो अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबान के सामने घुटने टेक दिया अमेरिका ने, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी जल्दी मचाई है, जो बाइडन को काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ किया है, जो बाइडन को यहाँ पर बोला कि जो बाइडन ने काफ़ी हद तक हेस्टीनेस में मतलब जल्दीपना में जो है यहाँ पर अपने ट्रूप्स को विड्रॉ किया है। और इस ट्रूप्स को विड्रॉ करने का रिजल्ट ये निकल कर आया कि तालिबान ने उतनी ही तेज़ी से कब्जा कर लिया सब चीज़ों के ऊपर, और कब्जा करते यहाँ पर सब कुछ देखने को मिल रहा है। इतनी बॉम्बार्डिंग हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आम लोग रुकना नहीं चाहते अफगानिस्तान के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर लोग भाग रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इन सब चीज़ों के पीछे जिम्मेदार कौन रहने वाला है? वो रहने वाला है USA। यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ का भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर, ठीक है। ये तो ऐसे एडिटोरियल थे जो कि हम लोग पढ़ते रहते हैं रेगुलर, ठीक है। ये रेगुलर देखो होता क्या है ना, आपको ध्यान रखना है, कुछ एडिटोरियल ऐसे होते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पर आते रहते हैं, उसमें आपको ज़्यादा नहीं घुसना है। जैसे नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान वाला एडिटोरियल आया, आपको नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान के बारे में पता है ना, सब कुछ पता है, A to Z पता है, एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। फटाफट जैसे यहाँ पर हेडिंग देखी, फटाक से हटा दो, उसे नहीं ज़रूरत है, ठीक है। आपने अपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे उस मोनेटाइजेशन प्लान को लेकर, ठीक है। देखो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान कितने दिन हो गए? काफ़ी दिन हो गए वे, ऑब्वियस सी बात है। आप सभी लोगों ने जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहा है, सभी लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे हाथों हाथ, उन्होंने तैयार कर लिया होगा नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान क्या है, इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। हर एक आर्टिकल का हमें यही कवर करना होता है, 4-5 पहलू होते हैं उसके कवर करने होते हैं, एक इंट्रोडक्शन, उसके प्रोज और कॉन्स, और कंक्लूजन, अपने विचार, है ना, यही कवर करना होता है। अब क्या होगा, इसी के ऊपर एडिटोरियल आता रहेगा। अब जब तक आप लोग प्रीलिम्स दोगे काफ़ी लंबे समय तक, आगे जो प्रीलिम्स देने वाले हो, तब तक ये आर्टिकल आते रहेंगे। तो क्या उसके अंदर बदलाव करते रहोगे हमेशा? हमेशा बदलाव करते रहोगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको जो आर्टिकल्स आते हैं या फिर मतलब जो टॉपिक ऐसे हैं जो कि काफ़ी तक चर्चा में आप नोट्स बना चुके हो, उसको यहाँ पर मतलब वापस से नहीं देखना होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको कवर करा रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एग्जैक्टली बताई गई हैं। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, चर्चा हो रही है मैरिटल रेप के बारे में। तो मैरिटल रेप आज के टाइम पर काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। जो एक केस हुआ है हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, रिसेंटली इन्होंने डिसाइड किया है एक क्रिमिनल रिविजन पिटीशन चैलेंजिंग द चार्जेस फ्रेम अगेंस्ट द एप्लीकेंट हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मुद्दा हम लोग ये समझेंगे कि देखो एक चार्ज था, एक तरीके से पिटीशन डाला गया मैरिटल रेप को लेकर, तो उसकी यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। अब क्या बोला, इस जो एलिगेशंस थे, ठीक है, यहाँ पर मतलब एक वाइफ के द्वारा अपने हस्बैंड के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, एक पत्नी जो है अपने पति के ऊपर एलिगेशंस लगा रही है इस मैरिटल रेप को लेकर। मैरिटल रेप क्या होता है? वही शादी होने के बाद यहाँ पर क्या है कि वुमेन के साथ ज़बरदस्ती करी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चार्जेस हैं ये फ्रेम करे गए ट्रायल कोर्ट के द्वारा, कुछ सेक्शन लगा दिए गए, 376 रेप, 377 कार्नल इंटरकोर्स, ठीक है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। उसके बाद सेक्शन 498 है क्रुअल्टी टुवर्ड्स वाइफ बाय हस्बैंड। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मैरिटल रेप के अंदर आपको ये सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने देखा हाई कोर्ट ने जो है चार्ज किया सेक्शन 498 के अंदर में, उसका 377 के अंदर में, ठीक है। यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारे चार्जेस लगाए गए हस्बैंड के ऊपर, जब ये सारी चीज़ देखने को मिली है कि ज़बरदस्ती यहाँ पर करी है हस्बैंड ने और यहाँ पर एक तरीके से रेप करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मैरिटल रेप का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, शादी के बाद जब यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिले तो इसकी डेफिनेटली यहाँ पर सेक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज़्यादा बोला गया है कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी आज के टाइम पर पेट्रिकल बिलीफ सोसाइटी देखने को मिलेगी, मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, मेल को ऊपर रखा जाता है, ठीक है, आदमी को ऊपर रखा जाता है। गांव के अंदर आजकल के टाइम पर ज़्यादातर यही देखने को मिलता है, ठीक है। वुमेन्स को मारा जाता है इतना, यहाँ पर जो वेमेन है वो जो वेमेन को कुछ समझा ही नहीं जाता, ठीक है। जो आदमी है, जो मेल है, वो वेमेन को अपने से हमेशा नीचे समझता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा से ये सोच बनती हुई है चली है, ये बहुत पहले से ये हमेशा से ही सोच चलती हुई आ रही है और आज के टाइम पर भी ये देखने को मिलती है। गाँव के अंदर इनफैक्ट बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जो हमने डेली करंट अफेयर के वीडियो में एक रिपोर्ट डिस्कस करी थी कि विलेजेस के अंदर ये ज़्यादातर सोच देखने को मिलती है। लोग की थिंकिंग यह है कि जो ये वेमेन है वो यहाँ पर मैन के नीचे ही दब के रहना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सोच रहती है, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से ये जैसी चीज़ें निकल कर आती हैं। बट इस आर्टिकल के अंदर एग्ज़ाम के लिए जैसे हमें कुछ लिखना हो तो क्या लिख पाएंगे? ऐसी कुछ चीज़ें तो है नहीं जो एग्ज़ाम के लिए हम लोग लिख सकें, ठीक है, लेकिन आर्टिकल डेफिनेटली आ सकता है। तो उसके लिए कल हमने डिस्कस किया था डिटेल में इस चीज़ को लेकर, तो आई होप आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग यहाँ पर इसको कवर करते हैं। ओके,
तो कल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था विमेन सेफ्टी एंड इंडिया करके। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विमेन को लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलते हैं। खासकर जो क्राइम है अगेंस्ट वुमेन वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, एक रिपोर्ट के द्वारा बताया गया जो वुमेन के प्रति क्राइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग आप कह सकते हो ये इंक्रीज़ हुआ है 2018-19 से कंपेयर करें हम लोग 2018 के मुताबिक 2019 के अंदर ये क्राइम इंक्रीज़ हुआ है। और बोला गया है ये क्राइम अलग अलग प्रकार के हैं। ठीक है, असॉल्ट करना, किडनैप करना, रेप करना, अलग अलग टाइप के क्राइम्स देखने को मिले हैं। ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है। कोई आर्टिकल आपको पढ़ रहे हो तो उसकी रिसर्च करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास क्या मैटर मिल सकता है अपने एग्जाम में यूज़ करने के लिए। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसका यहाँ पे आप देख पाओगे बोला गया यूपी के अंदर आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा क्राइम देखने को मिल पाएंगे अगेंस्ट वुमेन। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हो कि यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं वुमेन के अगेंस्ट में। क्राइम का नंबर बताया गया 59,853। उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं। उसका बोला गया अलग अलग टाइप्स के वॉयलेंस होते हैं। देखो क्राइम जो है ना वुमेन्स के प्रति वो अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है डोमेस्टिक वॉयलेंस, घरेलू हिंसा, घर में यहाँ पर मारा पीटा जा रहा है वुमेन को, जो कि लॉकडाउन के अंदर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। और ये अलग अलग होता है, फिजिकल भी, इमोशनल भी, सेक्शुअल भी, ये सब अब्यूज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वुमेन्स को मार दिया जाता है। मारा क्या जाता है आप शुरुआत से ही देख सकते हो। यहाँ पर जब लड़की पैदा होती है तो इतनी खुशी नहीं होती यहाँ पर लोगों को, जब लड़का पैदा होता है तो कितनी खुशी होती है। लड़की पैदा होती है तो यहाँ पर मार दिया जाता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि मार दिया जाता है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर आगे जाकर लोग क्या सोचते हैं, पेरेंट्स क्या सोचते हैं, जो लड़का है लड़का हमें खिलाएगा कमाकर, लड़का हमें आगे जाकर पालने वाला है। लेकिन लड़की क्या है, लड़की उनके लिए इकोनॉमिक बर्डन है। ठीक है, एक तरीके से सोशल बर्डन है, उनके ऊपर दबाव है, बोझ है, ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। लोगों के अंदर ऐसी सोच यहाँ पर भरी पड़ी है। उसके बाद डोरी डेथ देखने को मिलती है। क्या होता है, शादी कर देते हैं लोग, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जिससे शादी करी है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो इतना दहेज मांगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मारता पीटता है, इनफैक्ट यहाँ पर इतना मार जाता है कि मर्डर कर दिया जाता है। ऐसी चीज़ें आज के टाइम पर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, मैरिड वीमेन को मार दिया गया है, या फिर वो वीमेन इतना परेशान हो जाती है, उसको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारी वो खुद सुसाइड कर लेती है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती हैं डोरी डेथ को लेकर। या फिर उसके बाद सेक्शुअल अब्यूज़, मोलेस्टेशन, रेप, ऐसी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया के अंदर। ठीक है, बहुत कॉमन है, आप देख पाओगे। इनफैक्ट बच्ची से लेकर बड़े तक सबका यहाँ पर मतलब सारे केसेस आप लोगों ने देखे होंगे। बहुत सारे रेप हुए हैं इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर तो मतलब आप कह सकते हो कि इनफैक्ट डेटा ये बताता है एनसीआरबी का कि इंडिया के अंदर हर दिन हर 20 मिनट में एक रेप हो रहा है, एक वुमेन का रेप हो रहा है। हर 20 मिनट में एक वुमेन का रेप हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, एग्जैक्टली कहाँ पर हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं आज के टाइम पर। उसके बाद मैरिटल क्राइम भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। मैरिटल क्राइम के बारे में चर्चा हो रही, मैरिटल क्राइम यहाँ पर भी चर्चा में है। ठीक है, आर्टिकल के अंदर। तो मैरिटल क्राइम देखो यहाँ पर, इसको मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस माना ही नहीं है इंडिया के अंदर। ज़्यादातर जो मैरिटल केसेस हैं, भाई शादी हो चुकी है यार इनकी, क्या यार ये चीज़ें आगे लेकर आ रहे हो। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जब वेमेन के साथ फोर्स किया जा रहा है तो वेमेन के पास अपना हक है। ठीक है, वेमेन की अपनी डिग्निटी है। एक तरीके से आपको इक्वालिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा सबको। ऐसा नहीं है कि हाँ वेमेन छोटी ही है सबसे। ओके, तो यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। तो मैरिटल रेप को लेकर कोई इतने ज़्यादा लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने को मिलते नहीं है। मैरिटल रेप को आगे इतना ज़्यादा बढ़ाया जाता नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। उसके बाद बहुत सारी फोर्स मैरिजेस होती हैं, गर्ल्स को ज़बरदस्ती शादी करवाई जाती है, छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है। उस समय बच्चों को इतनी समझ है नहीं, फिर उसके बाद वो कहाँ से अभी मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे। फिर उसके बाद आगे जाकर वही परेशानियाँ सारी झेलने लगते हैं वो लोग। उसके बाद हैरेसमेंट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है आज के टाइम पर। तो ट्रैफिकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, वेमेंस की, गर्ल्स की, बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग इधर से उधर किया जाता है उनको। ठीक है, फोर्स किया जाता है, सेक्सुअल स्लेवरी के अंदर यहाँ पर देखने को मिलती हैं वेमेंस काफ़ी ज़्यादा। ऑनलाइन अब्यूज़ हो रहा है, ऑनलाइन काफ़ी खतरा पहुंच चुका है वेमेन को आज के टाइम पर। अगर यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोशल मीडिया कोई भी चला रहा है, ठीक है, एक तरीके से इंटरनेट बहुत बड़ा खतरा बन चुका है वेमेंस के लिए। ठीक है, क्या हो रहा है कि वेमेंस को ऑनलाइन रेप की धमकियाँ आ रही है। ठीक है, ऑनलाइन हैरेसमेंट हो रहा है, साइबर स्टॉकिंग हो रहा है। ठीक है, ब्लैकमेल हो रहा है, ट्रोलिंग किया जा रहा है। ठीक है, आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें वेमेन के लिए देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। हैरेसमेंट वर्क प्लेस पर हो रहा है, मतलब ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ पर वुमेन को हैरेस नहीं किया जा रहा है, वुमेन को दिक्कत नहीं है। वुमेन को सभी जगह पर दिक्कत देखने को मिल रही है। इवन वर्क प्लेस के ऊपर भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, जहाँ पे भी काम कर रही हैं वहाँ पर अनवांटेड टचेस किए जा रहे हैं। ठीक है, डिमांड की जा रही है सेक्स की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद आप कह सकते हो बहुत सारे लॉज हैं, इनके प्रोटेक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है, ये डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसका भी इस्तेमाल करना है। भारत के अंदर क्या लॉज नहीं है, बिल्कुल लॉज हैं। सबसे पहला आपको लॉ देखने को मिल जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक एक्ट
2005। यानी जो ये डोमेस्टिक वायलेंस होता है इसके वीमेन को बचाने के लिए ये हमारे पास एक तरीके से एक एक्ट ये वाला है। उसका डोरी प्रोहिबिशन एक्ट है, यानी कि जो ये दहेज वाली प्रथा होती है इसको ख़त्म करने के लिए, दहेज के रिगार्डिंग अगर कोई क्राइम होता है तो उसको देखने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक एक्ट है। उसके बाद कुछ और एक्ट्स हैं जैसे इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। तो ये कुछ एक्ट, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप खुद मैच कर सकते हो इस आर्टिकल का कंटेंट प्लस जो आपने कंटेंट पढ़ा है वो वाला, ठीक है, कौन सा इवन एग्जाम पर्सपेक्टिव्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हैं, जो चीज़ें हैं वो सब मैंने आर्टिकल के अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। बोला जाता है देखो राइट टू इक्वालिटी है, सभी लोगों के पास जीने का पूरा हक है, राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वालिटी है, तो वुमेन को भी उसी तरीके से ट्रीट करो ना, ठीक है। तो यहाँ पर वुमेन को क्यों गलत तरीके से ट्रीट करते हो, ये चीज़ यहाँ पर क्यों देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर उसके बारे में आर्टिकल में समझाया गया है। आगे बढ़ेंगे अगले आर्टिकल की तरफ। चर्चा हो रही है स्टिल हैंगिंग फायर ऑन ट्रांसपेरेंसी। आज के टाइम पर भी ट्रांसपेरेंसी इतनी मेंटेन की नहीं जाती है। देखो मुद्दा ये है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है, पूरे आर्टिकल में उसी के बारे में चर्चा हो रही है। खुद भी रीड कर सकते हो, जैसा कि आपके पास पीडीएफ आ ही जाता है, मैं आपको नोट्स की फॉर्म में चीज़ें प्रोवाइड करवाता हूँ, एक ईजी वर्ड्स के अंदर आपको चीज़ें प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। अब ये आर्टिकल में क्या बोला जा रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में चर्चा हो रही है। आर्टिकल जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये क्या है, देखो बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे राजनेता ऐसे होते हैं जिनके ऊपर बहुत सारे क्राइम चार्जेस लगे पड़े हैं, ठीक है, क्राइम चार्जेस लगे पड़े हैं मतलब अपराध के चार्जेस लगे पड़े हैं, और भाई वो नेता बन चुके हैं, पॉलिटिक्स में आके उतर चुके हैं। तो यहाँ पर ये क्राइम है, आप कह सकते हो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल के बीच में यहाँ पर एक डिफरेंस कुछ होता नहीं है, यहाँ पर खुद ने क्राइम किए हुए हैं। उसका यहाँ पे आप कह सकते हो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। रीज़न ये हो सकते हैं कि भाई उसके पास मसल हो, मनी पावर हो, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, मनी पावर हो, यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर वो खुद स्टैंड कर सकता है। उसके बाद बहुत सारे लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि आज के टाइम पर पूरे इंप्लीमेंट नहीं है, पूरे इन्फोर्सेबल नहीं है। उसको अगर हम लोग एनफोर्स करें तो हम लोग इन चीज़ों को रोक सकते हैं। मतलब जो भी व्यक्ति है, जो भी मान लो कोई नेता है, उसके ऊपर इतने क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसको यहाँ से नेतागिरी से हटाया जा सकता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। क्या आपका क्वेश्चन दिमाग में आ रहा होगा, क्रिमिनल कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए कोई लीगल एस्पेक्ट नहीं है क्या? बिल्कुल, बहुत सारे लीगल एस्पेक्ट हैं, उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जो रिप्रेजेंटेशन, देखो एग्जैक्टली अगर हम बात करें इनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो कुछ ऐसा है नहीं, बट कहाँ पर मैंशनड है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के अंदर मेंशन किया गया है, कुछ क्राइटेरिया है कि मान लो किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, उसके इलेक्शन से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, लेकिन कैसे? जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है उसका सेक्शन 8 इस एक्ट का ये बोलता है disqualification on conviction for certain offences according to which an individual punished with a jail term of more than 2 years cannot stand in an election for 6 years after the jail term has ended। मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ यहाँ पे एलिगेशंस लगाए गए, जेल गया 2 साल बाद। अब जेल से जब आएगा तो जेल से आएगा तो लगभग 3 साल तक तो वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हो सकता, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे खड़ा हो सकता है, लेकिन 3 साल तक तो वैसे भी नहीं खड़ा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बताया जाता है। उसके बाद आप कह सकते हो कि लॉ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डायरेक्टली नहीं है कि हाँ भाई जो पॉलिटिशियंस हैं इनके ऊपर यहाँ पर काफ़ी सारे हम लोग चार्जेस लगा सकें। तो ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है। बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके खिलाफ आप कह सकते हो जो केसेस हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जो क्रिमिनल केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनके खिलाफ। जो आज के टाइम पर हमारा नया कैबिनेट है उन जो भी यहाँ पर पॉलिटिशियंस है, नेता हैं, उनके ऊपर भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बोला जाए इसके ऊपर आपको एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना होगा, ठीक है, आज के टाइम पर ट्रांसपेरेंसी इतनी मेंटेन की नहीं जाती है और कोड को यहाँ पर ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर लॉ चीज़ों को फोकस करना पड़ेगा। और आज के टाइम पर आप कह सकते हो यहाँ पर कोड ये भी बोलता है, कोर्ट ने रिपीटेडली बार बार अपील किया है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर कोई भी पर्सन है, उसका जो भी क्रिमिनल इंसिडेंट है हुआ है उसको एक तरीके से आप वेबसाइट के ऊपर डाल दोगे। मान लो कोई किसी क्रिमिनल मान लो कोई भी यहाँ पर पॉलिटिशियन है जिसका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आ रहा है, तो उससे पहले यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उसने क्राइम किया है वो सब यहाँ पर एक वेबसाइट पर अपलोड हो जाना चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ पर उसने उसकी सज़ा काटी होगी डेफिनेटली, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या है उसके बारे में सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक वेबसाइट पर कवर कर देनी चाहिए। और कोर्ट को अब इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा एक्शन उठाना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर भी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं हो रही है। तो कोर्ट को यहाँ पर अर्जेंटली ज़रूरत है कि ये मैटर्स को हेयर करे। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग रहे हैं, साथ ही साथ एक मैटर आता है किसका,
एक मैटर आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का, ठीक है। आपको ध्यान होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स क्या होता है, मान लो किसी भी पार्टी को फंड किया जा रहा है। अब जो पार्टी के पास मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी उसके पास फंड आ रहा है और ये फंड को रिवील नहीं किया जा सकता है, मतलब ये किसी को बताया नहीं जा सकता। जो फंड आ रहा है इलेक्ट्रल बॉन्ड के तौर पर, मान लो कोई कंपनी है, कोई यहाँ पर कंपनी चाहती है हाँ इस पार्टी को फंड देना, इस पार्टी को फंड दे दिया बैंक के थ्रू, यहाँ पे पैसा दे दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स यहाँ पर पैसे प्रोवाइड करवा दिए, इसकी पार्टी को फंडिंग आ गई, लेकिन यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा इस फंडिंग के बारे में, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता होगा, साथ ही साथ बैंक को पता होगा और पॉलिटिकल पार्टी को पता होगा और किसी को नहीं पता होगा। तो क्या है, इसको भी तो ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी पड़ेगी, लोगों को भी तो पता होना चाहिए किस पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना फंड आ रहा है, कहां से फंड आ रहा है, ये सारी चीज़ें लोगों को तो ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है इलेक्ट्रल बॉन्ड, देखो आज टाइम काफ़ी हो चुका है, इलेक्ट्रल बॉन्ड भी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ प्रिपेयर कर रखा था, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड फिर कभी मैं आपको समझाऊंगा, हो सकता है कल ही आर्टिकल, कल भी मैं आपको ये आर्टिकल दोबारा से समझा दूं, ठीक है। टाइम बहुत कुछ हो चुका है, अदरवाइज़ यहाँ पर वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको देखना यही है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास फंडिंग आ रही है वो रिवील नहीं की जाती है, किसी को पता नहीं होती है। तो क्या है, इसके ऊपर भी आपको ट्रांसपेरेंसी बनाना रखना पड़ेगा, लोगों को पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी पे कितना फंड आ रहा है। दूसरा यहाँ पे पता होना चाहिए जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये जो नेता हैं, इनके ऊपर कितने कितने यहाँ पे क्राइम के केसेस लगे पड़े हैं, तो उसके बारे में आर्टिकल है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बताना है आपके क्या विचार है इस चीज़ को लेकर, क्या ये एग्जैक्टली सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्राइम्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।